देखिए, महाराष्ट्र में हमारे अध्यक्ष एक्स एमपी और मोहतरम इम्तियाज़ जलील साहब ने कांग्रेस के नाना पटोले साहब को और शरद पवार साहब के एनसीपी के नेता को लेटर लिखा। लेटर लिखकर भी 1 महीने के ऊपर हो गया कि आइए बात करिए हमसे। हम भी नहीं चाहते कि महाराष्ट्र में फडणवीस और शिंदे की सरकार बने। अब वो उनको तय करना है। मैंने पब्लिकली भी इस बात को कहा है, तो अब और हम क्या कर सकते हैं। मगर हमको तो अपनी पार्टी है वहाँ पर, हमारे स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल प्रेजेंस है हमारा वहाँ पर। और आज से 3-4 दिन पहले जो मराठा रिजर्वेशन के एक बहुत बड़े नेता हैं जनाब जरंगे पाटिल साहब से भी इम्तियाज़ जलील साहब जाकर बातचीत किए, बहुत देर उनसे बातचीत हुई। तो हम तो कोशिश कर रहे हैं। अब देखिए, अब ये हर पार्टी को अपना अपना काम करना है, मगर जहाँ तक हमारी पार्टी पर लोग जो हमेशा सवाल उठाते थे, मैंने दूसरी तरफ से, जनता तो नहीं, हम तो बता रहे हैं अब ये उनको तय करना है। नहीं तो हम तो लड़ेंगे चुनाव। हमारे एमएलए हैं, 2 एमएलए हैं वहाँ पर। बैकुल्ला में हमारा एक एक्स एमएलए था, हम और कई ऐसी विधानसभाएं जहाँ पर हम लोग दूसरे पोजीशन पर आए थे पिछले विधानसभा के चुनाव में। तो हमको तो अपनी पार्टी के लिए तो लड़ना पड़ेगा। सर, लेकिन अभी भी आपने सवाल का जवाब नहीं दिया। इंडिया अलायंस की यूनिटी को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, मैं जिस चीज़ का हिस्सा नहीं हूँ, मैं कैसे उस पर बोल सकूँगा। एक बतौर पॉलिटिशियन आप नहीं, अब मेरा मानना ये है कि हरियाणा का इलेक्शन कांग्रेस पार्टी को जीतना चाहिए था बड़े आराम से। वो नहीं जीत पाए, तो उसके क्या कारण है, उसके क्या रीज़न्स है, वो उनको तय करना है। मगर मुझे तो ये समझ में आ रहा था कि उनको जीतना चाहिए था, मगर वो नहीं जीत पाए। तो जाहिर है ये तो उनको इंट्रोस्पेक्ट करना पड़ेगा। इसके बावजूद भी हम ये कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में हमारे पार्टी के अध्यक्ष ने वो कोशिश की। अब बॉल बोलते हैं ना अंग्रेजी में, द बॉल इज़ इन देयर कोर्ट। हम तो अपना चुनाव तो लड़ेंगे। अब उनको डिसाइड करना है, उनको फैसला करना है। जैसा उनको अपनी पार्टी का फैसला करना है, वैसा हमको हमारी पार्टी का फैसला करना है। सर, महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव घोषित हो गए हैं। आपने झारखंड में पिछली बार चुनाव लड़ा, झारखंड में आपकी पार्टी ने काफ़ी एक्टिव रोल अदा किया था। तो झारखंड और महाराष्ट्र दोनों नहीं, हमारी पार्टी ने झारखंड के लिए जनाब आदिल हसन साहब को और जनाब रियाजुल हसन अफंदी जो एमएलए से उनको भिजाया है। वो वहाँ पर जाकर देखेंगे कितने क्या करना चाहिए, कितने सीट लड़ना चाहिए, नहीं लड़ना चाहिए। और फिर अख्तर उल ईमान साहब बिहार में भी बाई इलेक्शन है, यहाँ पर भी वो भी इसके ज़िम्मेदार रहेंगे। जहाँ तक महाराष्ट्र का मामला है, हमने 5 कैंडिडेट्स का ऐलान कर चुके हैं। और भी कैंडिडेट्स के ताल्लुक़ से हमारी इम्तियाज़ जलील साहब की, अकबरुद्दीन ओवैसी साहब और जितने हमारे बड़े नेता हैं उनसे बातचीत चल रही है। ये टाइम बहुत कम है और हम लड़ेंगे महाराष्ट्र का चुनाव। हमारे 2 विधायक वहाँ से ऑलरेडी जीत कर आए, 2 हैं। हमारी कोशिश होगी कि हम और हमारे विधायक की संख्या को बढ़ाएं। और साथ ही साथ हम ये भी उम्मीद करते हैं कि महाराष्ट्र की जनता दोबारा फडणवीस शिंदे की सरकार को अपना एतमाद नहीं देगी। मगर हमारी पूरी कोशिश यही है कि एमआईएम पार्टी के एमएलएस की तादाद में इजाफा हो। इम्तियाज़ जलील की लीडरशिप में हमारे ज़्यादा तादाद में एमएलएस जीत कर महाराष्ट्र की विधानसभा में गरीब और मजलूमों की आवाज़ को बुलंद कर सकें, उनकी इंसाफ की लड़ाई को लड़ सकें। और हर समुदाय का एक सियासी आवाज़ होनी चाहिए, हम वो कोशिश कर रहे हैं। सर, यूपी में भी 10 सीटों पर 9 सीट 9 पे अनाउंसमेंट हुआ है चुनाव का। एक रोकी गई है क्योंकि कोर्ट में मामला। हाँ, तो हम हमारी बहन मोहतरमा पल्लवी पटेल साहिबा के साथ इस चुनाव में जाएंगे, लड़ेंगे। और जहाँ तक मुझे हमारे उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष ने बताया है कि 2 सीट पर हम लड़ेंगे और बाकी सीट पर जो हमारी बहन पल्लवी पटेल तय करेगी वो लड़ेंगे। मगर हम लोग साथ मिल के लड़ेंगे ये बाई इलेक्शन। सर, लेकिन जो पिछले हरियाणा और जम्मू कश्मीर का चुनाव को देखें तो आप क्या जो रिज़ल्ट आए उसमें कहीं ना कहीं इंडिया अलायंस की यूनिटी नहीं दिख रही है। जो कमोवेश आप भी विरोध करते रहे हैं, एनडीए के विरोध करते रहे, वो लोग भी एनडीए के विरोध में हैं। लेकिन जो एनडीए के विरोध का एक बहुत बड़ा धड़ा है इंडिया अलायंस, उनकी यूनिटी को आप कैसे देखते हैं बात और राजनीति की? सर, बिहार में आज एक बड़ी घटना सामने आ रही है। कम से कम अभी तक जो आंकड़े आ रहे हैं, 35 लोग जहरीली शराब पी के कल से आज तक अभी खबर है कि अभी तक का जो आंकड़ा सामने है, 35 लोग जहरीली शराब पी के
मौत हो चुकी है। ये बड़ी ही तकलीफ़देह और दुख भरी बात है कि जहाँ जिस प्रदेश में प्रोहिबिशन है, शराबबंदी है, वहाँ पर जहरीली शराब गरीब लोग पीकर मर रहे हैं। तो इससे बात मालूम हो रही है कि वो प्रोहिबिशन कोई जिस तरीके से होना चाहिए नहीं हो रहा है। बराबर वहाँ पर शराब मिल रही है और ये जो पूरे स्मगलर्स हैं, ये जो माफिया है, ये मजबूत हो रहा है उससे। और एक वक्त आएगा ये लोग पैरेलल इकोनॉमी चलाएंगे। जैसा अमेरिका में जब कई बरस पहले 80-90 साल पहले अमेरिका में वहाँ पर इसी तरह नशाबंदी की गई थी, तो एक अल कपून नामी बहुत बड़ा माफिया बन कर गया था इसी वजह से। तो ये तो सरकार का जिम्मेदारी है कि इस पर सख्ती से अमल करें। भाई आप जब डिसीजन लिए हैं तो उसको रोकिए ना। और कैसे शराब मिलती है वहाँ पर? अच्छा, जिसको शराब चाहिए उसको मिल जाती है, मीडिया रिपोर्ट करता है। अब ये गरीब बेचारा, तो ये माफिया लोग इनको दे रहे हैं, जहर पी के मर रहे हैं। तो ये तो सरकार की जिम्मेदारी है कि उसको ईमानदारी से, सख्ती से रोके उस चीज़ों को। सर, एक अंतिम सवाल है, वो थोड़ा इंटरनेशनल इशू है और आपका इंटरेस्ट भी रहता है। इंडिया और कनाडा का जो इस समय चल रहा है रिलेशन को लेकर, इंडिया कनाडा रिलेशन को आप कैसे देखते हैं? नहीं, इस पर तो हम चाहेंगे कि जब पार्लियामेंट विंटर सेशन पार्लियामेंट का शुरू होगा, उस पर एक बात डिबेट हो कि आखिर ये क्या है। और उससे गंभीर जो है वो अमेरिका का है कि हमारे एक शख्स को उन्होंने चेक रिपब्लिक से पकड़ लिया और फिर हमारा भारत का एक हायर ऑफिसर्स का डेलीगेशन यूएस भी गया। तो ये बड़ा ख़तरनाक है कि जो भारत का एक नागरिक है, अगर वो बेकसूर है तो नरेंद्र मोदी और इनकी सरकार को बोलना चाहिए कि जो चेक में पकड़ा गया उसको फ़ौरन अमेरिका से हम डिमांड करेंगे, छोड़े उसको। आखिर ये क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है कि हमारा एक अमेरिका ब्लेम करता है कि किसी ने वहाँ पर असैसिनेशन के लिए $15,000 दिए और जिसको दिए वो FBI का एजेंट था। तो ये बड़ा ही ठीक बात नहीं है जब हम अमेरिका को अपना स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप हमारी उनसे है और उन्हीं की सरजमीन पर इस तरह का वो कह रहे हैं और फिर हमारा एक भारत का नागरिक पकड़ा जाता है और फिर वो किसी का एक नाम भी देते हैं उनके उस डॉक्यूमेंट्स में। तो मैं तो ये चाहूँगा कि पार्लियामेंट में इसके ऊपर जब विंटर सेशन होगा उस पर एक बाकायदा एक बहस हो, सरकार उस पर राज़ी हो और बताए देश को कि भाई क्या है, अगर वो चेक में जो पकड़ा गया वो बेकसूर है तो हम डिमांड क्यों नहीं कर रहे हैं उसको छोड़ने के लिए, जैसा हमने कुलभूषण के लिए पूछा था पाकिस्तान के लिए। अब जयशंकर साहब गए, मैं तो उम्मीद कर रहा था कि जयशंकर साहब कुलभूषण की बात करेंगे। कुलभूषण के परिवार के लोग बड़ी उम्मीद से देख रहे थे जयशंकर साहब को कि जब वो शंघाई कोऑपरेशन काउंसिल में गए हैं तो कम से कम पाकिस्तान की सरकार को बोल देते कि आप हमको कुलभूषण हमको हवाले करिए, तो वो भी नहीं बोला जा रहा है। चेक रिपब्लिक में एक भारत का नागरिक पकड़ा गया, उसको अमेरिका भिजा दिया गया और कुलभूषण अभी पाकिस्तान में फंसा हुआ है। हद ये हो गई है कि आपको खुलेआम ये कहा जा रहा है कि आपकी मस्जिदों में आपको चुन चुन कर घुस घुस के आपको मारा जाएगा, आपको पीटा जाएगा। और उसके बावजूद भी हम सब सुन रहे, हम सब देख रहे। कहीं ऐसा क़ानून लाया जा रहा है कि जहाँ पर अब आपकी क़ब्रस्तानों के ऊपर, आपकी मस्जिदों पे, आपकी दरगाहों पे हमारे जो अरबी मदारस है उनके ऊपर अब नज़र पड़ी हुई है। ये शायद हो इसलिए रहा है कि हम कहीं ना कहीं खामोश बैठे हुए हैं। हम तो ये सोच रहे थे कि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब शान में गुस्ताखी हुई तो पूरा मुसलमान सड़कों पर निकल आएगा। अपने सियासी जो भी इख्तिलाफ हो गए, हम किस मसलक से ताल्लुक़ रखते हैं ये कोई मायने नहीं रखता है। जब आपको ये खुलेआम कहा जा रहा है कि आपकी मस्जिदों में आपको चुन चुन कर मारा जाएगा, तो उस मस्जिद के अंदर कौन किस पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक़ रखता है, किस मसलक से ताल्लुक़ रखता है, या आपसे बायोडाटा लेकर आपको पीटा जाएगा, ऐसा नहीं है। हम खामोश हैं, इसीलिए इनकी हिम्मतें बढ़ती जा रही है। सरकार हर बार एक नया क़ानून लेकर आती है, निशाने के ऊपर सिर्फ मुसलमान। हद तो ये हो गई है कि हमारी बच्चियों ने हिजाब पहनना या नहीं पहनना चाहिए, इसके ऊपर भी न जाने कितने महीनों तक इसके ऊपर बहस चलती रही है। इसमें आज एक ऐसा वक्त आया है कि इस मुल्क के पूरे मुसलमानों को एक ताकत बनकर खड़े रहने की ज़रूरत है। अपने ज़ाती इख्तिलाफ़, अपने सियासी इख्तिलाफ़ को भूल कर हमें जो लड़ाई सड़क के ऊपर लड़ी है, वो लड़ाई सड़क की
एक लड़ाई पार्लियामेंट के अंदर की, लेकिन बड़े दुख के साथ, बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जब वहाँ पर पार्लियामेंट के अंदर बोलने का मौका आता है तो आपने देखे है कि ये जब वफ़्क़ का बिल आया तो जिन लोगों को आपने वहाँ पर भेजा था अपने वोट की ताकत के बुनियाद के ऊपर, तो वो बाहर निकल कर आ गए। तायीद करना तो बहुत दूर की बात है, 2 शब्द मुखालिफत के अंदर खड़े होकर कहे भी नहीं और ख़ामोशी से वहाँ से लोकसभा के अंदर से खिसक लिए। ऐसे वक्त के अंदर सारे हिंदुस्तान के मुसलमानों की नज़र अगर किसी एक शख्स के ऊपर होती है, अगर सबसे ज़्यादा उम्मीदें अगर किसी से होती है, तो मुझे फ़ख्र है ये बताते हुए कि वो मेरे क़ायद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब है। कितनी तकलीफ़ हुई होंगी उस सरकार को कि जब उन्हें मजबूरन असदुद्दीन अवैसी साहब को जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का मेंबर बनाना पड़ा, क्योंकि उन्हें मालूम है कि अगर वक़्फ़ के ताल्लुक़ से अगर सबसे ज़्यादा सही तरीक़े से कोई मुद्दे रख सकते हैं तो बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब रख सकते हैं। आज पूरे देश भर में आज असद साहब अलग अलग जगहों के ऊपर जाकर लोगों के अंदर एक बेदारी पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। इंशाअल्लाह ये यहाँ पर इतना बड़ा मजमा, यहाँ पर कितने सारे लोग बाहर खड़े हुए हैं, नीचे हमने स्क्रीन लगाया हुआ है, वहाँ पर स्क्रीन के सामने भी बहुत सारी कुर्सियाँ लगाई गई है, वो भी पूरा भरा हुआ है। इसमें ये इस बात की गवाही दे रहा है, आप लोगों की तरफ से हुकूमत को एक पैगाम दिया जा रहा है कि बस अब बहुत हो चुका है। जिस भाषा में उन्हें समझाना है उस भाषा में हमें समझाने की ज़रूरत का वक्त आ चुका है इसमें। और हम आप लोगों की रहनुमाई चाहेंगे, आप लोगों का साथ चाहेंगे। जब ये कॉन्फ्रेंस लेने का हमने तय किए तो हमने सबसे पहले इस बात के ऊपर हमने चर्चा की कि इसमें बुलाया किसे जाए। तो हमने तमाम उलमाए किराम को, तमाम मस्जिद के इमामों को, तमाम दीनी हजरात को यहाँ पर इसलिए बुलाया है कि आपके पीछे हज़ारों लोग होते हैं, हज़ारों लोग आपकी बात सुनते हैं। तो यकीनन जो बात आप यहाँ से सुनकर जाएंगे वो दूसरों तक पहुँचाएंगे, वरना लोगों के अंदर तो ऐसी एक फ़ितरत तैयार हो चुकी है कि मुझे क्या करना है, मुझे क्या लेना देना है, कोई भी कुछ भी बोले, कोई भी कुछ भी करे, उसमें मेरे से क्या मतलब है करके। कहीं ना कहीं हमें अपने आप के अंदर भी कुछ बदलाव लाने की ज़रूरत है। जब भी इस तरह के कोई भी फ़ैसले लिए जाएंगे, आप लोगों की तरफ से यकीन मानिएगा पूरा महाराष्ट्र नहीं पूरा मुल्क उसके ऊपर लब्बैक कहेगा और पूरी ताकत बनकर